Now student, good afternoon. आज हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आप सभी लोग देख पा रहे हैं? यस मैम। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में यस मैम। first of all we should know what is heredity. हेरिडिटी क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को या संतानों को अपनी माता पिता से कुछ गुण प्राप्त होते हैं और वो गुण उनमें जन्मजात पाए जाते हैं। सभी बच्चों में, सभी संतानों में कुछ ना कुछ जन्मजात गुण पाए जाते हैं। ये गुण हमें शारीरिक और मानसिक इस तरह से दिखाई देते हैं। इसी आधार पर हम समझ सकते हैं जेम्स ड्रेवर की डेफिनेशन को, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। मीन्स हेरिडिटी ट्रांसमिशन है फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो कि हमें पेरेंट्स के थ्रू प्राप्त होते हैं आने वाली संतानों में। पेरेंट्स के थ्रू आने वाली संतानों में प्राप्त होने वाले जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी में जो ट्रेट्स हमें प्राप्त होते हैं वो माता पिता और पूर्वजों के गुण प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी डेफिनेशंस और भी दी गई हैं, जैसे कि इट इज अ स्टोर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि पेटरसन ने बताया था कि इट्स अ स्टॉक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टॉक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स heredity. Peterson said heredity may be defined as what one gets from his ancestral stock through his parents. पेरेंट्स के पास एंसेस्टर्स से प्राप्त हुए जो ट्रेड्स हैं वो स्टॉक में रहते हैं और उनमें से कोई ट्रेड हमें मिल सकता है या उनकी संतानों को मिल सकता है। इसी तरह से और भी हेरिडिटी के बारे में कहा गया है। हम लोग क्लियरली ये समझ सकते हैं कि हेरिडिटी इज अ सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स यानी कि जन्म के समय जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग आनुवांशिकता कहलाता है। तो इस तरह से आनुवांशिक गुण भी होते हैं, आनुवांशिक अवगुण भी होते हैं, आनुवांशिक बीमारियां भी होती हैं, डिजीजेस होते हैं। ये सारी चीजें हमें अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। प्रोसेस एंड मैकेनिज्म क्या है? हेरिडिटी या प्रोसेस में पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि जीन्स, लाखों की संख्या में जो जीन्स होते हैं वो जीन हमारे गुणों के वाहक होते हैं। इन्हीं के द्वारा हमें जन्मजात गुण प्राप्त होते हैं या हमारे अनुवांशिक गुण हमें इन्हीं जीन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मैकेनिज्म हम
प्रीनेटल स्टेज में ही प्राप्त होता है, और इसको ही हम जर्म प्लाज्म, जर्म सेल्स इन सब के आधार पर जान सकते हैं। इनको हम समझ सकते हैं कि इन मेल के 23 और फीमेल के 23 ये जो वाहक होते हैं गुणों के 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें कि 22 आर सेम एंड 23rd is XX in female and XY in male। इस तरह से एक जाइगोट फॉर्म होता है और उसके आधार पर जीवन की शुरुआत होती है, और उसी आधार पर मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज जो है वो संतानों में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। सिद्धांत है कुछ वंशानुक्रम के, जिसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, जीव विज्ञानी ने तरह तरह के प्रयोग किए, जिसके आधार पर ये सिद्धांत बनाए गए। गाल्टन का बायोमेट्री थ्योरी ऑफ गाल्टन ने भी डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका एक एक्सपेरिमेंट था, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं आप, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे इसको, ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया। उन्होंने 997 बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों पर को ऑब्जर्व किया और उनकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि 997 जिन लोगों की उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही योग्य व्यक्तियों का जो उन्होंने स्टडी किया, उसमें देखा कि केवल 500 समथिंग जो थे वो 535 व्यक्ति ही उच्च पदाधिकारी प्राप्त हुए। इसका मतलब 997 में से 535 लोग ही उतनी प्रसिद्धता को प्राप्त हुए जितने कि उनके माता पिता थे। इसी तरह से 977 जो सामान्य स्तर के व्यक्ति थे उनका अध्ययन किया, और उनके अध्ययन में भी उन्होंने ये पाया कि केवल 4 व्यक्ति ही सुप्रसिद्ध, कई पीढ़ियों का अध्ययन करने के बाद 4 व्यक्ति बहुत ही योग्य और सुप्रसिद्ध हो पाए। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन किया वो उनकी बुक हेरिडिटी जीनियस में उन्होंने लिखा, और उसी के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया गाल्टन बायोमेट्री थ्योरी। इसमें इन्होंने थोड़ा सा स्टैट्स का यूज किया और कहा कि माता पिता से 50-50% ट्रेट्स ट्रांसमिट होते हैं, और इसके बाद में दादा दादी से 1/4 इस तरह से मिला के 50% हो जाता है, और फिर उसके बाद उनके पूर्वज एंसेस्टर्स वो 1/4 का फिर आधा, यानी कि 1/8 यानी कि नानी की फैमिली से 1/8 और इसी तरह से उनके पूर्वज, ऐसे करके उन्होंने 1/2 करते करते ये एक बायोमेट्री थ्योरी दी कि इस तरह से ट्रेड्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग। तो ये तो हमारा एक गाल्टन का सिद्धांत था। दूसरा हमारा है वीजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म-प्लाज्म। वीजमैन ने जर्म-प्लाज्म को मूल जीवाणु कहा। उन्होंने कहा जर्म-प्लाज्म जो है वो मूल जीवाणु है जीव में, इसको बीज कोश भी उन्होंने कहा।
और उन्होंने ये कहा कि शरीर का निर्माण करने वाला जो ये बीज कोश है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता है, सुप्त अवस्था में जा सकता है और कभी भी वो जागृत अवस्था में आ सकता है। और इसी मूल कोश के द्वारा, जर्म प्लाज्म के द्वारा जर्म सेल्स का निर्माण होता है। और ये जो मूल जीवाणु है, ये जो बीज कोश है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं। और इसी से जो ट्रेट्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। बीजमैन का ये सिद्धांत जो था वो बहुत सारे लोगों ने नहीं माना, क्योंकि वो इसकी व्याख्या संतोषपूर्ण ढंग से नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा लोग संतुष्ट नहीं थे इनकी थ्योरी से। इन्होंने सफेद और काले चूहे में भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो हम लोग आगे अभी देखेंगे इनके, और जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर। इसके बाद थर्ड है हमारा मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। मेंडल का नाम सभी लोग जानते हैं, जीव विज्ञानी थे ये, और इन्होंने बड़ी मटर और छोटी मटर के पौधे पर अध्ययन किया, काले और सफेद चूहे पर अध्ययन किया, और इन्होंने भी मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह से इन्होंने पहले बड़ी मटर और छोटी मटर का अध्ययन किया, और उसके आधार पर इन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में हाइब्रिड वर्ण संकर बड़ी मटर, वर्ण संकर छोटी मटर, और इस तरह से वर्ण संकर ही सारी पहली पीढ़ी जो है वर्ण संकर ही प्राप्त हुई, हाइब्रिड प्राप्त हुई। हाइब्रिड का मतलब है दोनों के मिले जुले गुण। इसी तरह से जो दूसरी पीढ़ी आई उसमें इन्होंने देखा पहली पीढ़ी में इनके शुद्ध बड़ी मटर और शुद्ध छोटी मटर एक भी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आई उसमें प्योर बड़ी मटर, प्योर छोटी मटर और हाइब्रिड, इस तरह से 25%, 25% और 50% मिली। इसी तरह से इन्होंने काले और सफेद चूहे की भी जो स्टडी की उसमें भी इनको इसी तरह के रिजल्ट प्राप्त हुए। तो इन्होंने माना कि गुणों का जो ट्रांसमिशन है, ट्रेड्स का जो ट्रांसमिशन है, वो इसी आधार पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी हमारी है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद के सिद्धांत को भी बहुत सारे जीव विज्ञानियों ने इस पे स्टडी की हैं, और इसमें स्टडीज हुई हैं वो डार्विन की, मेंडल की, ये स्टडीज विकासवाद के सिद्धांत में हुई हैं। और इन्होंने भी अपनी स्टडीज में माना, पुराने सिद्धांत हैं कुछ विकासवाद के और कुछ नए सिद्धांत। पुराने सिद्धांतों में इन्होंने कहा कि वातावरण के द्वारा भी जो चेंजेस आते हैं व्यक्तियों में पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका भी आनुवांशिकता में प्रभाव दिखाई पड़ता है, ये इनका मानना था। इन्होंने कहा अर्जित गुणों का भी ट्रांसमिशन हो सकता है, वातावरण के द्वारा जो संतानें यानी कि जो पीढ़ियां अर्जित गुणों को प्राप्त करती हैं उसका भी ट्रांसमिशन हो सकता है। इस सिद्धांत के हिसाब से प्राणी में प्रत्येक पीढ़ी में कोई ना कोई विकास जो है वो होता रहता है, और ये विकास वातावरण के द्वारा वो अर्जित करते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, और ये एक्वायर्ड ट्रेट्स जो है उनकी अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। विकासवादी सिद्धांत में बहुत सारे पर्यावरणविद थे, तो लेमार्क और डार्विन, ये लोग इस सिद्धांत के समर्थक थे, और इन्होंने इस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और जिसमें इनको काफी कुछ सफलता भी मिली। लेकिन वुडवर्थ ने, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ थे, वो इनकी थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। उनका कहना था कि एक्वायर्ड ट्रेट्स को हम ट्रांसमिट संतानों में नहीं दिखाई देता है, नहीं होता है।
उन्होंने काफी एग्जाम्पल्स दिए वुडवर्थ ने, और वुडवर्थ ने जब एग्जाम्पल दिए वुडवर्थ के एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि वुडवर्थ ने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई स्त्री पुरुष हैं, पेरेंट्स हैं, और वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं जिससे उनके हाथों में बहुत कठोरता आ गई है, तो क्या उनकी संतानों में वो कठोरता मिलेगी? उनकी स्किन में वो कठोरता पाई जाएगी? तो देखा कि बच्चों में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से और भी ट्रेड्स, मान लीजिए लैंग्वेजेस है, किसी के पेरेंट्स को, माता को बहुत सारी भाषाएं आती हैं, तो क्या उन्होंने जो कि वातावरण से एक्वायर्ड किया है ये गुण को, तो क्या उनकी संतानों में वो लैंग्वेज की जो लर्निंग है वो दिखाई देगी? तो इस तरह से उन्होंने तो, जो अगेंस्ट में वुडवर्थ थे, उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन लेमार्क और डार्विन ने अपने जो स्टडीज थी उसके आधार पर जो जिराफ का अध्ययन किया था, उसमें उन्होंने कहा कि वातावरण के थ्रू जिराफ को जब भोजन नहीं मिला तो उसने ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए जो गर्दन को अपनी ऊंचा उठाया, तो इस तरह से जिराफ की गर्दन जो है वो ऊंची होती चली गई। उन्होंने अपने इस स्टडी को इस तरह से प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन वुडवर्थ वगैरह ने इसको नहीं माना। इसी तरह आधुनिक विकासवाद के सिद्धांत के जो समर्थक थे वो वीजमैन भी थे। वीजमैन, जिन्होंने बीज कोश का सिद्धांत दिया है, वो आधुनिक विकासवाद के बारे में उन्होंने कहा, स्टडी उन्होंने भी किया, और उन्होंने भी बहुत सारे स्टडीज करने में ये देखा, एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लीजिए उन्होंने देखा कि उन्होंने कई चूहे लिए और उसकी पूंछ को काटते गए, और इसके बाद उन्होंने देखा कि अगली पीढ़ी में जो चूहा पैदा हुआ उसकी पूंछ कटी हुई नहीं प्राप्त हुई। इसी तरह और भी कई पीढ़ियों तक उन्होंने पूंछ काट काट के इस तरह से स्टडी किया, लेकिन देखा कि किसी भी पीढ़ी में चूहे की पूंछ कटी हुई प्राप्त नहीं हुई। तो इस तरह से उन्होंने स्टडी करके पाया कि ऐसा नहीं होता है कि एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो संतानों को प्राप्त हो। तो ये हमारा विकासवाद के सिद्धांत में लेमार्क और डार्विन, इन लोगों ने अर्जित गुणों के संक्रमण के सिद्धांत को बताया, लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन नहीं किया। इस तरह से हमने विभिन्न सिद्धांत देखे। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लॉज ऑफ हेरिडिटी, ये कुछ नियम हैं वंशानुक्रम के, जो भी स्टडीज के आधार पर हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस में ये कहा गया है कि समान गुणों वाले लोग समान संतान को प्राप्त करते हैं। समान समान को जन्म देता है, वो माता पिता के गुणों को रिजेम्बल करता है। ये नियम दिया गया, समानता का नियम इसको भी कहते हैं। समानता के नियम में हम जानते हैं कि समानता में समान समान को ही जन्म देता है। जैसे ज्यादातर जो माता पिता हैं, अगर उनके गुण समान हैं तो उनकी संतानों में निश्चित रूप से
गुणों को देखा जा सकता है ना, ज्यादातर समान समान को ही जन्म देते हैं। इसी तरह से दूसरा सिद्धांत है लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन यानी कि समान असमान को भी जन्म दे सकता है। यहां पर समान असमान को भी जन्म दे सकता है। इसमें हम बीजमैन के सिद्धांत के आधार पर इसको समझ सकते हैं और यह सिद्ध भी हो सकता है कि अगर जैसे बीजमैन ने कहा कि माता पिता की जो संतान है उसमें माता पिता के गुण तो उसको प्राप्त होते हैं, लेकिन 1/4 इस तरह से जो उसको अपने पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं, और उसमें भी किसी भी पूर्वज का गुण 1/8, 1/16, 1/32, और वो माँ की फैमिली से या फादर की फैमिली से, किसी भी फैमिली से प्राप्त हो सकता है। इसमें उन्होंने एक संख्या बताई थी कि जीन में 1,67,97,200 समथिंग इतने गुणों का संयोग हो सकता है। तो आप सोच लीजिए कि करोड़ों की संख्या में गुण जो हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, पूर्वजों से आ सकते हैं, उनका संयोग हो सकता है। तो अचानक से जो गुण हमें प्राप्त होते हैं या जो असमानता दिखाई देती है संतानों में, वो कहीं से भी आ सकती है। इसीलिए इसको भी माना जा सकता है लॉ ऑफ वेरिएशन को, कि कहीं से भी वेरिएशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि माता पिता बहुत योग्य हैं तो संतान भी योग्य होगी, ऐसा देखा जाता है अक्सर ऐसा होता है कि होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत योग्य माता पिता है लेकिन संतान उतना योग्य नहीं हो पाती है, या माता पिता बहुत ज्यादा योग्य नहीं है पर संतान बहुत प्रतिभाशाली हो जाती है। दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। तो दोनों ही स्थितियां किस कारण से आई कि इसमें करोड़ों की संख्या में जो हमें ट्रेड्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो कहीं से भी वो ट्रेड संतानों को प्राप्त हो सकते हैं। ये है लॉ ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन जो है वो क्या कहता है कि माता पिता के जो गुण हैं, जो ट्रेड्स हैं, फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज जो हैं, वो फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज इसमें फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज में जैसे फॉर एग्जाम्पल माता बहुत योग्य है, पिता में कुछ अवगुण है मान लेते हैं ऐसा, या हम कलर का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि माता जो है बहुत ही फेयर कलर की है और पिता जो है उनका कलर फेयर नहीं है। तो इसमें कौन सा गुण अडॉप्ट होगा? गुणों के अडॉप्शन में कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, और कुछ आपके रेसेसिव होते हैं। तो जो डोमिनेंट होगा वो आगे दिखाई देगा, रेसेसिव वाला दब जाएगा। और रेसेसिव वाला जो दब जाएगा, जैसा कि बताया बीज कोश कभी समाप्त नहीं होता, तो रेसेसिव वाला जो दब जाएगा वो आगे वाली पीढ़ी में कहीं भी प्राप्त हो सकता है, कभी भी प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ रिग्रेशन को हम डोमिनेंट और रेसेसिव सेल्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि गुणों में जो अधिक शक्तिशाली होगा वो दिखाई पड़ता है और जो कम शक्तिशाली होता है वो सुप्त अवस्था में चला जाता है। ये है हमारा लॉ ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट, इस तरह से हम हेरिडिटी को हमने समझा कि कौन कौन से नियम और कौन कौन से सिद्धांत हेरिडिटी को,
समझाते हैं और हम किस तरह से हेरिडिटी को, आनुवंशिक गुणों को समझ सकते हैं। इनबॉर्न एबिलिटीज हैं जो कि जन्मजात प्राप्त होती हैं, और लेकिन इसके बाद अभी हम केवल आनुवंशिकता को ही समझ रहे हैं कि आनुवंशिकता क्या है। अभी हमने वातावरण की कोई बात नहीं की। यहाँ पर केवल अभी बात जो जन्मजात गुण प्राप्त होते हैं, वो गुण जो हमें जन्म से पूर्व मिलते हैं, जो जीव कोश के माध्यम से मिलते हैं, जो मूल जीवाणु के माध्यम से मिलते हैं, जो जीन के द्वारा प्राप्त होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम हेरिडिटी को समझ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसके हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पार्ट 2 में इस बात को जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है और एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है।